और अगर वेल प्लान्ड तरीके से ये हो रहा है तो भारतीय संविधान को बदलने की ये साजिश है। और इस साजिश में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा जो ऑप्रेस्ड है, पिछड़ा है, दलित है। तो अगर आपको संविधान को बचाना है तो आपको इस विमर्श को करना पड़ेगा, इस विमर्श को सामने लाना पड़ेगा कि अम्बेडकर साहब ने और संविधान निर्माताओं ने, नेहरू ने गांधी के सपने का जो भारत बनाया था, उस भारत को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। दोस्तों नमस्कार। 26 जून 2025 को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए और इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले ने एक ऐसा बयान दे दिया जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर ले गया। आपको पता है कि आरएसएस क्या करता है? आरएसएस जनता की नब्ज को पकड़ने की कोशिश करता है, वो चेक करता है। जैसे जनता को एक गेंद फेंकता है, वो देखता है कि जनता गेंद पकड़ने के लिए कितना लालायित है। दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि संविधान के मूल भाग में, यानी जो प्रेम्बल थी, उसमें दो शब्द नहीं थे, धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म यानी समाजवाद। इसको इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जोड़ा और इन दोनों शब्दों को हटाने के लिए विचार किया जाना चाहिए। आप समझिए कि आरएसएस केवल ऐसा पासा फेंकता है कि दूर से लगता है कि आरएसएस केवल और केवल अपने विचार व्यक्त कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये बीजेपी की आइडियोलॉजी। और जैसे ही आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी ने विचार पैदा किया, विचार तय किया, विचार बताया, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं का बयान आ गया। इसी कड़ी में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दे डाला कि सेकुलरिज्म भारतीय संस्कृति के मूल भावना के खिलाफ है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया, धर्मनिरपेक्ष। बताओ मेरे बहन और भाइयों, ये देश धर्मनिरपेक्ष हो सकता है क्या? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है धर्म से दूरी रहो, निरपेक्ष। और शिवराज सिंह चौहान के अलावा जगदीप धनखड़, जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं लेकिन व्यवहार ऐसा करते हैं जैसे बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी संविधान की प्रस्तावना में कोई संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। जगदीप धनखड़ या तो भांग पीकर भाषण देते हैं या बीजेपी के रंग में रंग कर। एक्चुअली भारत के मूल संविधान में क्या सेकुलरिज्म है, क्या सोशलिज्म है, इस डिबेट का निपटारा तभी किया जा सकता है जब मूल संविधान के डिबेट्स को समझा जाए, जब मूल संविधान के आर्टिकल्स का अध्ययन किया जाए और उन आर्टिकल्स का अध्ययन करके ये निष्कर्ष निकाला जाए कि भारत के संविधान में क्या वाकई में सोशलिज्म और सेकुलरिज्म है या नहीं। आज के वीडियो में हम यही करने का प्रयास करेंगे और भारत के संविधान के आर्टिकल्स को देखेंगे, साथ साथ ये भी देखेंगे संविधान सभा में जो बहसें हुई, जो डिबेट्स हुई, उसमें क्या बातचीत हुई, उसमें सेकुलरिज्म और समाजवाद का क्या पक्ष रहा। आइए समझते हैं। भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो विभाजन की त्रासदी झेल रहा था। जगह जगह धार्मिक आधार पर दंगे भड़क रहे थे और भारतीय संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि भविष्य में अगर भारत के संविधान को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया गया तो ये फसाद, ये झगड़े कल भी होंगे। भारत के संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि नया नेशन स्टेट बनाने के लिए, यानी मॉडर्न तरीके से जीवन को चलाने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। और ये संविधान में घोषित भी किया गया। आप संविधान के आर्टिकल 14 जिसमें राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की जाती है, यानी कानून की नजर में सब समान है। आर्टिकल 15 जिसमें यह कहा जाता है कि राज्य जो होगा सेक्स, जेंडर, रिलीजन के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ये दोनों आर्टिकल अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि भारतीय संविधान का मूल चरित्र सेकुलर चरित्र है। अगर स्टेट किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टेट के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, वैश्य, क्षत्रिय सब बराबर है। अगर सब बराबर है, इसका मतलब है स्टेट का चरित्र क्या है? सेकुलर है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों के धार्मिक अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं, उसमें भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारत के संविधान का मूल चरित्र सेकुलर है। अल्पसंख्यकों को यहाँ पे शिक्षण संस्थानों को खोलने का अधिकार, अपने धर्म को प्रचारित करने का अधिकार दिया गया और यह अधिकार ये तय करता है कि भारतीय संविधान अपने आप में सेकुलर है। अब हम आर्टिकल 25 से 28 के बीच जो डिबेट्स हुई हैं इन चारों आर्टिकल को एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी बात करेंगे। ये डिबेट है 1 दिसंबर से 6 दिसंबर 1948 के बीच में। इसमें जो है आर्टिकल 25 को एस्टेब्लिश किया गया जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रोसेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द रिलीजन, यानी धर्म को प्रैक्टिस करने की, धर्म को आगे बढ़ाने की आजादी प्रदान की गई। आर्टिकल 26 जिसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर की बात की गई। आर्टिकल 27 जिसमें कोई रिलीजन को आप अगर प्रमोट करते हो तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट फाउंड स्कूल, इसकी बात की गई थी। अब डिबेट क्या थी आप समझिएगा, डिबेट को बहुत ध्यान से समझिएगा। दिसंबर 1948 में अंबेडकर साहब खड़े होते हैं और अंबेडकर साहब कहते हैं कि सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए राज्य को, धर्म को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ये संविधान सम्मत होगा और अनटचेबिलिटी यानी अछूत का जो सिस्टम होता है उसको खत्म करेगा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर जबरदस्ती कन्वर्जन अलग चीज है
जबकि धर्म का प्रचार अलग चीज है। यानी अंबेडकर धर्म के प्रचार की हिमायत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि धर्म के प्रचार की आजादी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अंबेडकर ये मान रहे थे कि भारतीय संविधान का जो मूल चरित्र है वो सेकुलर होना चाहिए। इसके अलावा उसी डिबेट में के एम मुंशी क्या कहते हैं? के एम मुंशी सेकुलर स्टेट के लिए आर्ग्यू करते हैं। के एम मुंशी संविधानविद थे, संवैधानिक वेत्ता थे, समझदार थे। उन्होंने ये बात कही कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होगा कि सभी विश्वासों का बराबर प्रश्रय। उन्होंने अंग्रेजी में जो शब्द कहे मैं कोट कर देता हूं, सेकुलरिज्म मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल फेथ। अगर आपको ये पढ़ना होगा तो आपको CAD वॉल्यूम 7 में पेज 816 पर ये डिबेट मिल जाएगी। मतलब मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा हूं, सब कुछ संविधान की डिबेट से कह रहा हूं। इसके अलावा लोकनाथ मिश्रा ने 6 दिसंबर 1948 को सेकुलरिज्म का विरोध किया। लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि भारत एक धर्मपरायण देश है और भारत में सेकुलरिज्म नहीं होना चाहिए। लोकनाथ मिश्रा नाम याद रख लीजिए। और लोकनाथ मिश्रा की ही लाइन को बढ़ा रहा है RSS, और उसी लाइन को बढ़ा रहे हैं उपराष्ट्रपति धनखड़, उसी लाइन को बढ़ा रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूरी बीजेपी। इसके बाद 23 नवंबर 1948 को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस हुई, जिसको आर्टिकल 44 में रखा गया है। अंबेडकर साहब ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और कहा कि भारत एक सेकुलर देश रहेगा और भारत के लिए हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर होगा। और अगर हर व्यक्ति के लिए कानून बराबर होगा तो ये साफ तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति को या धर्म को प्रश्रय नहीं दिया जाएगा। अंबेडकर साहब ने यूसीसी को सपोर्ट किया और कहा कि यूसीसी इनइक्वालिटी को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास करेगा। के एम मुंशी ने भी इसका समर्थन किया और सेकुलरिज्म के चरित्र को जिंदा रखने की बात की। के एम मुंशी ने कहा कि भारत के समाज का चरित्र सेकुलर है, इसीलिए भारत के संविधान का चरित्र भी सेकुलर होना चाहिए। इसके बाद डिबेट हुई प्रेमबल की, यानी प्रस्तावना की। 17 अक्टूबर 1949 की डिबेट है ये। इसमें क्या हुआ, HP कामत महोदय ने, HP कामत एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना में सेकुलर शब्द को जोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अंबेडकर ने कहा कि जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में सब कुछ दिख रहा है। भारत के संविधान में साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि सेकुलर शब्द है, इसीलिए इसको जोड़ा जाए या न जोड़ा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंबेडकर को इस बात की जानकारी शायद नहीं रही होगी कि कल इसी डिबेट को उठा लिया जाएगा और भारतीय संविधान को बदलने की कोशिश की जाएगी, भारतीय संविधान की प्रकृति यानी नेचर को बदलने का प्रयास किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशलिज्म की, समाजवाद शब्द की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की डिबेट आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसके द्वारा संविधान की बहुत सारी चीजें तय हुई। नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता की वकालत करते हुए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। MR मौशानी एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि कई बार स्टेट बहुत एग्रेसिवली यानी बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन रेजोल्यूशन पारित हुआ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित हुआ, जिसमें सोशलिज्म की साफ तौर पर बात की गई थी। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान की मूल डिबेट में, भारतीय संविधान के मूल चरित्र में, मूल खाके में सोशलिज्म शब्द एग्जिस्ट कर रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जब बात हुई, आर्टिकल 38, 39, 41, 43, ये डिबेट हुई 19 नवंबर से 25 नवंबर 1948 के बीच। और इस डिबेट में क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं, जिसके आधार पर आप चीजें तय कर लें। आप इसको पढ़ लीजिएगा, CAD वॉल्यूम 7 पेज 494 पे। KT शाह ने कहा कि नेशनलाइज इंडस्ट्री को प्रपोज किया ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत में इतनी इनइक्वालिटी है, इतनी गरीबी है कि जब तक स्टेट अपने अंतर्गत शक्तियां नहीं लेगा, इनइक्वालिटी को खत्म नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो कैपिटलिज्म होगा पूरी तरह से वो मुनाफे आधारित व्यवस्था होती है। कैपिटलिज्म का क्या उद्देश्य होता है, बाजार रेट से सब कुछ तय होता है, मुनाफा होगा तो सब कुछ ठीक है, मुनाफा नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन सोशलिज्म में ऐसा नहीं होता। सोशलिज्म में व्यक्ति की आवश्यकता के आधार पर चीजें की जाती हैं, और जब भारत आजाद हुआ तो सोशलिज्म की उसको आवश्यकता थी। इसके अलावा TT कृष्णाचारी ने प्रैग्मेटिक सोशलिज्म को सपोर्ट किया और कहा कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच एक समन्वय होना चाहिए और सोशलिज्म भारत के संविधान का कंसेप्ट होना चाहिए। इस तरह आप देख रहे हैं सोशलिज्म भी भारत की मूल बुनियादी संरचना का, संविधान की मूल संरचना का हिस्सा रहा है। और जब प्रेमबल की बात की जाती है, 17 अक्टूबर 1949 को सोशलिस्ट शब्द को जो है प्रेमबल में रखने की बात की गई थी। अंबेडकर ने उसको रिजेक्ट किया और कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ऑलरेडी सोशलिज्म शब्द है, इसलिए प्रेमबल में रखने की आवश्यकता नहीं। प्रेमबल क्या है, प्रेमबल भारतीय संविधान का खाका होता है, इसमें साफ तौर पर चीजें दिखती हैं। 3 प्रकार की जस्टिस की बात की गई है प्रेमबल में, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, जिसमें सोशल जस्टिस को बहुत एम्फेसिस किया गया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 को भी आप कह सकते हैं, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 27, 28, 29, 30 के अलावा आर्टिकल 44, इस तरह के आर्टिकल इस बात की वकालत करते हैं कि भारतीय संविधान का जो मूल चरित्र है वो सेकुलर चरित्र है, वो समाजवादी चरित्र है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई अपने निर्णयों में इस बात की वकालत की है कि भारतीय संविधान सेकुलर चरित्र का है, समाजवादी चरित्र का है।
अब इस डिबेट का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। मैं बार बार इस बुक में देखकर कोट इसलिए कर रहा था कि कोई गलती ना हो और आपको एग्जैक्ट चीजें पता चले। मैं इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं उसी एविडेंस के आधार पर बात कर रहा हूं जो संविधान निर्माताओं ने अपने समक्ष रख के बातचीत करके तैयार किए थे, क्योंकि वो एक प्राइमरी एविडेंस है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। जब भारत के संविधान के सम्मत में आरएसएस या बीजेपी इस बात को कहती है कि वो संविधान को बदलना चाहती है, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं बदल देगी, धीरे धीरे संविधान में बदलाव की शुरुआत होती है। पहले वो सेकुलर शब्द हटाएंगे, फिर कुछ और शब्द जोड़ेंगे, और इसको बहुत ध्यान दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा साफ तौर पर कि आरएसएस का मुखौटा उतर चुका है, बीजेपी का मुखौटा उतर चुका है। और इंपॉर्टेंट बात है कि दत्तात्रेय होसबले कौन है? दत्तात्रेय होसबले ना किसी संवैधानिक पद पर बैठे मेंबर हैं, ना ही किसी सरकारी मुलाजिम है वो। उन्होंने एक बात कही, सिंपल सी बात कही, उसके बाद भारत सरकार के कृषि मंत्री ने उसी बात को दोहराया, भारत के उपराष्ट्रपति ने उसी बात को दोहराया। इसका मतलब है कि वेल प्लान्ड तरीके से हो रहा है, और अगर वेल प्लान्ड तरीके से ये हो रहा है तो भारतीय संविधान को बदलने की ये साजिश है। और इस साजिश में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? सबसे ज्यादा नुकसान उसका होगा जो ऑप्रेस्ड है, पिछड़ा है, दलित है। तो अगर आपको संविधान को बचाना है तो आपको इस विमर्श को करना पड़ेगा, इस विमर्श को सामने लाना पड़ेगा कि अंबेडकर साहब ने और संविधान निर्माताओं ने, नेहरू ने, गांधी के सपने का जो भारत बनाया था, उस भारत को तोड़ने की कोशिशें हो रही। नमस्कार।